वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुबह और शाम के सत्र में 25 क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हमारी आज की कक्षा उसी 25 क्वेश्चन के कड़ी में है जो आने वाले परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। आज की हमारी ये कक्षा का भाग 5 है। भाग 4 तक हम लोगों ने किया है 25-25 क्वेश्चन कर करके, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने देखा है कि सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने इसका लाभ उठाया है। तो जो अर्थ का विषय है कि आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ पलट लेते होंगे बल्कि बनाने का भी प्रयास करिए। तो उसको रिस्पॉन्ड कीजिए मैसेज के थ्रू कि सर हम बनाते हैं, और बनाने के कड़ी में कुछ नई बातें हमें सीखने का अवसर मिला। क्वेश्चंस कई बार ऐसी होती है कि आप पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में करके रखें। चलते हैं हम लोग 101 क्वेश्चन नंबर 101 से। 101 में क्वेश्चन है, विषुवतरेखीय प्रदेश का पर्यावरण और पौधे के अनुकूल है पर मनुष्य के लिए नहीं। विषुवतरेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान बहुत कम है। जो हमारा असर्शन है वो सही है, लेकिन जो रीजनिंग है उसका वो गलत है। असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है। और आप लोग की जानकारी में दे दूं कि विषुवतरेखीय प्रदेश में जो तापमान है वो काफ़ी ऊंचा होता है, बहुत कम नहीं होता है, काफ़ी ऊंचा होता है। और बारिश भी पूरे बरस होती है। तो टेम्परेचर हाई और वर्षा सालों भर होती है, सालों भर होती है। आप लोग की जानकारी में है कि ऐसे क्षेत्रों में तापांतर भी बहुत कम होते हैं। तो ये एक सामान्यता कॉन्सेप्ट है। और जीवन यहाँ पर बहुत बीमारी चूंकि अधिक होती है तो और सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है, जैव विविधता बहुत अधिक है। देखो, सदाबहार वनस्पति भी है, जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता अधिक है, अधिक है। तो जीवन सामान्यता पाई जाती है। अमेजन का बेसिन क्षेत्र जो सिलवास के नाम से जाने जाते हैं, सिलवास के नाम से जाने जाते हैं। अमेजन जो सबसे बड़ी नदी तंत्र है पूरे विश्व की, बेसिन क्षेत्र। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो सवाना प्रदेश में सामान्यतः शुष्क शुष्क मौसम रहती है और आर्द्र ऋतु रहती है, माने मॉइस्चर अधिक होती है। तो इसके अनुसार सवाना क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय में जो डी चॉइस है वो सही होगा, जो ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन किसका सुमेलन नहीं करता है? ब्राजील धारा ठीक है। अब जब आप लोग धारा पढ़ते हैं तो याद रखते होंगे हम्बोल्ट, लेकिन गलत है। हम्बोल्ट गलत है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक सागर, अंगुलहास हिंद महासागर। तो इसकी धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी ध्यान रखना है। इस धारा से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। और हम्बोल्ट धारा असत्य इसीलिए है कि हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबंधित है। कौन से महासागर से संबंधित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर से। तो स्वाभाविक है कि यह उत्तरी नहीं होगा, तो ध्यान रखें। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में है? तो कांगो में, कांगो नदी घाटी में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग्मी सामान्यतः पिग्मी नेग्रिटो जनजाति से संबंधित है। नेग्रिटो जो भारत की प्राचीनतम जनजाति है, प्राचीनतम जनजाति है। तो इसे भी याद रखने का प्रयास करेंगे, नेग्रिटो, ठीक है। और मुख्य रूप से यह अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार में
जो मुख्य जनजाति है ओंगे, जोड़बे, सेंटिनिलेज, कॉम्पेन, तो ये सब प्रमुख जनजाति है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, परीक्षा के दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारी जो पिग्मी जनजाति है वो काफी महत्वपूर्ण, मुख्य रूप से जो मलाया और सुमात्रा के क्षेत्र में ये इसकी जो प्रजाति है वो पाई जाती है, जिसको याद करके रखना चाहिए। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है 105, इसको भी सुमेलित करना है, मरुस्थल से संबंधित है। मरुस्थल में एशिया में गोबी मरुस्थल है, एशिया में गोबी है, अफ्रीका में कालाहारी है, उत्तरी अमेरिका में मोजाबो है, और दक्षिणी अमेरिका जो चिली है, चिली में अटाकामा है। तो कुल मिलाकर 4, 3 और 2, 1, तो जो विकल्प होंगे संभवतः सी है, तो इसे याद रखिएगा। और ये परीक्षा के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। कौन? ये जो मोजाम्बिक, ये जितनी भी आपने अभी पढ़ी है, जितनी भी मरुस्थल पढ़ी है वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। गोबी मरुस्थल तो एशिया में है ही, और मुख्य रूप से यह मंगोलिया और चीन में गोबी मरुस्थल के क्षेत्र है। मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर, मंगोलिया और चीन में, और यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है, और यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है, जिसको याद करके रखिए। ऐसे फैक्ट आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत मायने रखती है। निम्न में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? ठीक है कि नहीं? तो जूनिफर है, स्प्रूस है, सिल्वर है, महोगनी हिमालय वनस्पति का उदाहरण नहीं है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि महोगनी इसका उदाहरण नहीं है। तो महोगनी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। महोगनी एक ऐसा वृक्ष है जो हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, विशेषकर ब्राजील, कनाडा और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्राजील, कनाडा के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका वही हो गया। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में ये महोगनी पाई जाती है। तो ध्यान रखें, ये सब परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ठीक है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ठीक है, फलों की खेती पोमोलॉजी ठीक है, और सब्जियों की खेती नहीं है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि को कहते हैं, और सब्जी की खेती को ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान रखें। विषुवत-रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती करते हैं? बागानी। ये जो उच्च भूमि का क्षेत्र है ये बागानी के लिए उपयुक्त है। जी ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वेद और उनके संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो अर्थवेद औषधि से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा है, ठीक है। बलि की विधि है, ठीक है। सामवेद जादू टोना नहीं है, यह संगीत की पुस्तक है, संगीत की पुस्तक है, और इसके अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से ही लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए हैं। अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिए गए। और तीसरा, इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, तो जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। संगीत के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संगीत की परंपरा वैदिक छंदों से स्थापित हुई। अर्थवेद संगीत के प्राचीनतम स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बिल्कुल ठीक है कि भारतीय संगीत की परंपरा वैदिक छंदों से स्थापित हुई। सामवेद
इससे जुड़ी हुई है, जो ध्यान रखे केवल एक सही है, अर्थभेद नहीं है। ठीक है। मिलिंद प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें किस किस के बीच का संवाद है? सो सिंपल, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच यह संवाद अत्यंत लोकप्रिय है, जिसे याद रखें। इसके बाद कुछ पुस्तक हैं और कुछ रचनाकार है। मिर्च कटिकम सुद्रक ने लिखा, बहुत बढ़िया। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ठीक है। हर्षचित बानभट्ट ठीक है। बुद्ध चरित्र वसुबंधु ठीक है। तो इस तरह से, हालांकि वसुबंधु के अलावा यदि अश्वघोष होता तो ज्यादा ठीक होता। तो इसमें है कि सही सुमेलित करें। एक ठीक है, मुद्रा राक्षस ठीक है, हर्षचरित्र ठीक है। तो 1, 3, 4 जो विकल्प में होंगे वो सही होगा। इसके अनुसार वसुबंधु की जगह अश्वघोष होगा बुद्ध चरित्र के, तो ध्यान रखिएगा। अश्वघोष के 3 रचना काफी महत्वपूर्ण है, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद और सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण और सौंदर्यानंद। महाजनपद काल में बिहार और उसके वर्तमान क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो बज्जी भी सम्मिलित है, अंग भी सम्मिलित है, पटना भी सम्मिलित है। तो कुल मिला के ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर नजर रखें। निम्न में से कौन सा महाजनपद के संदर्भ में असत्य है? अस्मक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में है, तो ठीक है ये। बिहार में 3 महाजनपद थे, ये भी ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनपद थे, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई असत्य नहीं है, सब सही है। बुद्ध से संबंधित मुद्रा है जिस पर ध्यान रखना है, धर्म चक्र। तो धर्म चक्र किसका है? धर्म उपदेश का है, ए का 2 है। इसके बाद है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा बी का 3 है, चिकित्सा बुद्ध है। और सी का 4 है, भूमि स्पर्श ज्ञान प्राप्ति दर्शाता है। अभय मुद्रा निर्भरता का प्रतीक है। तो कुल मिला के 2, 3, 4, 1 इसके अनुसार बी होगा। और ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस तरह के मुद्रा वाले क्वेश्चंस कमीशन में पूछे जाते हैं, नजर रखें। नागर, द्रविड़ और बेसर, लगभग कमीशन करने वाले हर छात्र को पता है कि भारतीय मंदिर की यह ऐसी शैली है कि जो एक उत्तर भारत की है, नॉर्थ इंडिया की है, एक दक्षिण भारत की है, और ये दोनों का मिश्रित है जो कर्नाटक में। होलीवीड इसका सबसे सुंदर उदाहरण है बेसर शैली का। और द्रविड़ शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है गोल मंदिर तंजौर। और नागर शैली का है खजुराहो। आर्ट एंड कल्चर, भविष्य में कोई अधिकारी और बड़ा अधिकारी बनना चाहता है तो एनसीईआरटी की किताब का अध्ययन करने के बाद नितिन सिन्हानिया की किताब को जरूर पढ़े, आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए। एक एनसीईआरटी की भी किताब आती है, फाइन आर्ट की किताब है, जो 11th में शायद पढ़नी है, और उसका टेस्ट भी होता है। मैंने उसको, इस किताब को किसी बच्चे के हाथ में देखा, जो लगभग आपके सभी महत्वपूर्ण जो कमीशन के चैप्टर हैं वो बेसिक्स में दिए हुए हैं। तो भविष्य में और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, अभी तो आप लोग का उम्र ही पढ़ने का है, स्वाध्याय का है, अनुशासन का है, तो इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो दिए गए कथनों में इसका निर्माण पल्लव राजा ने किया, गलत है। कंदरिया महादेव शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण, ठीक है। नागर शैली में हुआ, ठीक है। 2 और 3 ये आपकी ठीक है। इसके बाद है, यह तंजावुर में स्थित मंदिर है जो समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसे राजेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। यह किस मंदिर का उदाहरण है? बिरदेश्वर, जो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी चर्चा हो रही थी, जो द्रविड़ शैली का उदाहरण है, जिस पर नजर रखिएगा। इसके बाद ललितगिरी, ब्रजगिरी और रत्नागिरी मठ, इनमें से कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में।
तो ध्यान रखें, उड़ीसा, ललितगिरी, ब्रजगिरी, रत्नागिरी मठ। भारतीय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, बिल्कुल ठीक है। मध्यकालीन मंदिर के स्थापत्य से नृत्य की झलक मिलती है, ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर 1 और 2 दोनों सही है। यही सब एनसीईआरटी फैक्ट है, फैक्ट नहीं है। इस लाइन को पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ध्यान रखिए, भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांख्य दर्शन, कपिल ठीक है, लोकायत चावार ठीक है, वेदांत शंकराचार्य ठीक है, न्याय कनाद गलत है। न्याय का गौतम थे और साख्य के कपिल। तो ध्यान रखेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। 23 विक्रम संवत की, इसमें भी सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम चलाया, ये भी ठीक है। शक संवत कनिष्क चलाया 78 एडी में, वो भी ठीक है। ये 319 ईस्वी का है और ये 57 बीसी का है। तो तीनों ठीक है। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पे नजर रखनी है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दुअस्पा और सीअस्पा की पद्धति लागू की? जहांगीर ने। ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनसबदारों को मासिक वेतन देना शाहजहां ने शुरू किया था और मनसबदारी की नींव अकबर ने रखी थी। और लास्ट है आज का 125 की कौन कहां पर नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का? तो लगभग ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंवर सिंह ने आरा में किया, ठीक है, बख्त खां ने दिल्ली में किया, अब्दुल्ला खां ने अवध में किया और नाना साहब ने कानपुर में किया। तो 4 1 3 2 और इसके अनुसार सी आपका जो है वो सही विकल्प है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ये 25 क्वेश्चन की 5वीं श्रृंखला की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। रोज आपको 25 क्वेश्चन सुबह शाम मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आप बनाने की स्थिति में होंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।